हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने वाले हैं प्रोज के सेकंड लेसन लॉस्ट स्प्रिंग के जो सेकंड पार्ट है उसका हिंदी एक्सप्लेनेशन। इसके पहले हमने आपको इसके फर्स्ट पार्ट का हिंदी एक्सप्लेनेशन पूरा बताया था। तो आज हम देख लेते हैं इसका सेकंड पार्ट, जो कि यहाँ से स्टार्ट है। आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, यानी कि मैं एक कार चलाना चाहता हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी तक यानी पार्ट 1 में इसमें एक ऐसे लड़के की बात चल रही थी जो कबाड़ इकट्ठा करता था, जिसका नाम साहिब था। बट यहाँ पे अब एक ऐसे लड़के की बात हो रही है जिसका नाम मुकेश है, और जो उसका जो पूरा परिवार है वो चूड़ियाँ बनाने का काम करते हैं। लेकिन मुकेश जो है वो ये काम नहीं करना चाहता है, बल्कि वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। तो देखते हैं फ्रेंड्स, मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। इंसिस्ट ऑन का मतलब क्या होता है? जोर देना। तो मुकेश इस बात पर जोर देता है कि वह अपना खुद का मालिक बनना चाहता है। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। मुकेश इस बात पर जोर देता है कि वह अपना खुद का मालिक बनेगा। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, यानी कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा। ही अनाउंसेस, वह कहता है कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा। अब लेखिका पूछती हैं कि डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स? क्या तुम कारों के बारे में कुछ जानते हो? आई आस्क, मैं पूछती हूँ कि डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स? क्या तुम कारों के बारे में कुछ जानते हो? आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, ही आंसर्स। वह उत्तर देता है कि मैं कार चलाना सीख जाऊंगा। आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, ही आंसर्स। वह उत्तर देता है कि मैं कार चलाना सीख जाऊंगा। लुकिंग स्ट्रेट इनटू माई आइज़, यानी कि मेरी आँखों में देखते हुए उसने कहा। हिज ड्रीम लूम लाइक अ मिराज amidst the dust of streets that fill his town Firozabad, famous for its bangles. His dream looms like a mirage. लूम का मतलब यहाँ पे दिखाई देना है। His dream looms like a mirage, यानी कि उसका जो ये सपना था वो एक मृगरीचिका के समान लगता था। Amidst the dust of streets, यानी कि गलियों के धूल के बीच। एमिड्स का मतलब के बीच होता है, द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स, गलियों के धूल के बीच। दैट फिल हिज टाउन फिरोज़ाबाद, जो फिरोज़ाबाद के कस्बे में गलियां थी उसके धूल के बीच उसका जो ये सपना था ये बिल्कुल एक मिराज यानी कि मृगरीचिका के समान लगता था। और मृगरीचिका क्या होता है आपने देखा होगा, गर्मियों के मौसम में जब हम लोग रोड पे चलते हैं तो कहीं कहीं पे ऐसा लगता है कि रोड पे पानी भरा हुआ है, बट जब हम वहाँ पे पहुँचते हैं तो वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता है, पानी नहीं होता है। तो उसको हम मृगरीचिका कहते हैं। हिज ड्रीम लूम्स लाइक अ मिराज, यानी कि उसका जो सपना था वो मृगरीचिका के समान लगता था। अमिड्स द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स दैट फिल हिज टाउन फिरोज़ाबाद, यानी फिरोज़ाबाद की गलियों में जो धूल भरे हुए थे उस धूल के बीच उसका जो सपना था वो मृगरीचिका के समान लगता था। फेमस फॉर इट्स बैंगल्स, यहाँ पे फिरोज़ाबाद की बात हुई है जो बैंगल्स यानी चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोज़ाबाद इज़ एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स। एवरी अदर फैमिली इन फिरोज़ाबाद, फिरोज़ाबाद में प्रत्येक दूसरा परिवार इज़ एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियाँ बनाने में लगा हुआ है। यानी कि वहाँ पे सबसे मेन ऑक्यूपेशन सभी का चूड़ियाँ बनाना है। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज़ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, यानी कि यह भारत के कांच को आकृति देने वाले उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। वेयर फैमिलीज़ हैव स्पेंट जनरेशंस, जहाँ के परिवार पीढ़ियाँ बिताते हैं वर्किंग अराउंड फर्नेसेस, यानी कि भट्टी के ही आसपास। वेल्डिंग ग्लासेस, वेल्डिंग ग्लास का मतलब है कांच को जोड़ने में। मेकिंग बैंगल्स, कांच को जोड़कर चूड़ियाँ बनाने में जहाँ के परिवार पीढ़ियाँ बिता देते हैं। फॉर ऑल द वीमेन इन द लैंड इट सीम्स, और ऐसा लगता है कि वे इस दुनिया, इस संसार में जितनी भी महिलाएं हैं उन सभी के लिए चूड़ियाँ बनाते हैं। तो यहाँ से देख लेते हैं कि इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज़ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। ग्लास ब्लोइंग का मतलब यहाँ पे है कांच को आकृति देने वाले, और इंडस्ट्री का मतलब आप जानते हैं उद्योग होता है। तो यह भारत का कांच को आकृति देने वाले उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशंस वर्किंग अराउंड फर्नेसेस, फर्नेसेस का मतलब भट्टी होता है, जहाँ के परिवार भट्टी के पास काम करते हुए अपनी पीढ़ियाँ बिता देती हैं। वेल्डिंग ग्लासेस, मेकिंग बैंगल्स, और कांच को जोड़कर चूड़ियाँ बनाने में कई पीढ़ियाँ बिता देती हैं।
फॉर ऑल द वीमेन इन द लैंड इट सीम्स, और ऐसा लगता है कि इस पूरे संसार में जितनी भी महिलाएं हैं उन सभी के लिए वे चूड़ियाँ बनाती हैं। मुकेश's फैमिली इज़ एमंग देम, और मुकेश का परिवार भी उन्हीं में से एक है। नन ऑफ देम नो दैट इट इज़ इलीगल फॉर चिल्ड्रेन लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नेसेस विद हाई टेम्परेचर। नो वन ऑफ देम नो, यानी कि उनमें से कोई भी ये बात नहीं जानता है दैट इट इज़ इलीगल, कि यह कानून के विरुद्ध है, फॉर चिल्ड्रेन बच्चों का, लाइक हिम यानी कि उसके समान बच्चों का, टू वर्क इन द ग्लास फर्नेसेस यानी कि कांच की भट्टी में काम करना, विद हाई टेम्परेचर यानी कि हाई टेम्परेचर में, ऊंचे तापमान में काम करना, इन डिंजी सेल्स, डिंजी सेल्स का मतलब है अंधेरे कमरों में, विदाउट एयर एंड लाइट, बिना हवा और बिना प्रकाश के, अंधेरे कमरों में और हाई टेम्परेचर पे भट्टी, कांच की भट्टी के पास काम करना, बच्चों का काम करना इलीगल है। उन्हें ये बात नहीं पता थी। इफ़ इन्फोर्स्ड दैट द लॉ, इफ़ इन्फोर्स्ड यानी कि यदि कानून लागू किया जाता, could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces. That the law, if enforced, और ये भी नहीं पता था कि यदि कानून लागू हुआ, could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces, तो उसे और उस 20,000 बच्चों को, उन 20,000 बच्चों को उस गर्म भट्टी से निकाल दिया जाएगा। उन गर्म दैट द लॉ इफ़ इन्फोर्स्ड, और ये भी नहीं जानते थे कि यदि कानून लागू किया गया, कुड गेट हिम एंड ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रन आउट ऑफ द हॉट फर्नेसेस, तो उसे और उन 20,000 बच्चों को उस गर्म भट्टी के पास से हटा दिया जाएगा। वेयर दे स्लॉग दियर डे लाइट आवर्स, यानी जहाँ पे वे पूरे दिन घंटों तक परिश्रम करते हैं। स्लॉग का मतलब यहाँ पे कठिन परिश्रम करना। ऑफन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ दियर आइज़, और प्रायः अपने आँखों की ज्योति भी खो देते हैं, आँखों का प्रकाश भी खो देते हैं। मुकेश's आइज़ बीम एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम, यानी कि मुकेश के आँखों की चमक, एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम, जब वह मुझे अपने घर ले जा रहा था तो उसकी आँखों की चमक, विच ही प्राउडली, आइज़ बीम उसकी आँखों में अजीब सी चमक थी, विच ही प्राउडली सेज, यानी कि जब उसने बड़े गर्व से कहा, इज़ बीइंग रीबिल्ट, कि उसका घर, यहाँ पे होम की बात हुई कि उसका घर फिर से बनवाया जा रहा है, यानी कि नवीनीकरण कराया जा रहा है उसके घर का। यह बात कहते हुए मुकेश की आंखों में अजीब सी चमक थी। वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स चोक्ड विद गार्बेज, वी वॉक डाउन यानी कि हम चल रहे थे, स्टिंकिंग लेन्स का मतलब है बिल्कुल गंदगी से भरी हुई गलियों से हम चल रहे थे, चोक्ड विद गार्बेज जो कचरे से भरा हुआ था, हम बिल्कुल गंदे गलियों से होकर गुजर रहे थे जो बिल्कुल कूड़ा करकट से भरा हुआ था। पास्ट होम्स यानी कि हम ऐसे घरों से गुजर रहे थे, दैट रिमेन हॉवेल्स विद क्रम्बलिंग वॉल्स, यानी कि जिसकी दीवारें बिल्कुल ढह रही थी, वोबली डोर्स यानी डगमगाते हुए दरवाजे थे, नो विंडोज़ और जिसमें कोई भी खिड़कियां नहीं थी, क्राउडेड विद फैमिलीज ऑफ ह्यूमन्स एंड एनिमल्स, और जो घर जो है इंसान और जानवर दोनों से ही भरे हुए थे। को एग्जिस्टिंग इन द प्राइमल स्टेट, को एग्जिस्टिंग का मतलब साथ साथ रहते थे, और प्राइमल स्टेट का क्या मतलब, बिल्कुल जैसे आदिकाल में जैसे मनुष्य और जानवर साथ साथ रहते थे, उसी तरह से उन सभी घरों में मानव का परिवार यानी मनुष्य का परिवार और जानवर सभी साथ साथ में रहते थे। ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, वह ऐसे ही एक घर के पास खड़ा होता है, रुकता है, बैंग्स अ वोबली आयरन डोर विद हिज फूट, वोबली का मतलब डगमगाते हुए, आयरन डोर यानी लोहे के दरवाजे को अपने पैरों से धक्का देता है, एंड पुशेज इट ओपन और उसे खोलता है, धक्का देकर खोलता है। वी एंटर हाफ बिल्ट शैक, यहाँ पे शैक का मतलब झोपड़ी है, हम एक आधी बनी हुई झोपड़ी में प्रवेश करते हैं। इन वन पार्ट ऑफ इट थैच्ड विद डेड ग्रास, उसका एक हिस्सा जो है वो बिल्कुल सूखे घासों से सूखे घास के छप्पर से उसको बनाया गया था। थैच का मतलब छप्पर होता है। इज़ अ फायरवुड स्टोव
over which sits a large vessel of sizzling spinach leaves is a firewood stove, यानी कि और उसके एक तरफ चूल्हा था। ओवर विच का मतलब है जिस पर, सिट्स अ लार्ज वेजल जिस पर एक बड़ा सा बर्तन रखा हुआ था। सिजलिंग स्पिनाच लीव्स, और स्पिनाच का मतलब क्या होता है, पालक होता है, यानी कि जिस पर पालक की पत्तियां पक रही थी। ऑन द ग्राउंड इन लार्ज एल्युमिनियम प्लेटर्स, और ज़मीन पर बड़े बड़े एल्युमिनियम की थाली में आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, यानी कि और भी ज़्यादा कटे हुए सब्जियां रखी हुई थी। A frail young woman is cooking the evening meal for the whole family. A frail young woman यानी कि एक कमज़ोर युवती, एक कमज़ोर औरत, is cooking the evening meal for the whole family, पूरे परिवार के लिए शाम का भोजन बना रही थी। Through eyes filled with smoke she smiles, और आँखों में धुआं भरे हुए वह मुस्कुराई, आँखों में धुआं भरे हुए वह मुस्कुराई। शी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश's एल्डर ब्रदर, वह मुकेश के बड़े भाई की बीवी थी। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, यानी कि उम्र में ज़्यादा बड़ी नहीं थी। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, यानी कि वह उम्र में ज़्यादा बड़ी नहीं थी। शी हैज़ बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू, लेकिन बहू के रूप में उन्हें वहाँ सम्मान मिलता था। द डॉटर इन लॉ, यानी बहू को यहाँ पे लिखा गया द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, घर की बहू के रूप में उसे सम्मान मिलता था। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men, और पहले से ही उसके ऊपर 3 पुरुषों का जो है 3 पुरुषों की जिम्मेदारी है, 3 लोगों की जिम्मेदारी है। और किसकी जिम्मेदारी, हर हस्बैंड यानी उसके पति की जिम्मेदारी है, मुकेश की जिम्मेदारी है, एंड दियर फादर, और उनके पिता की जिम्मेदारी है। व्हेन द ओल्डर मैन एंटर्स, यानी कि जब बूढ़ा व्यक्ति अंदर आता है, शी जेंटली विड्रॉज बिहाइंड द ब्रोकन वॉल, तो वह धीरे से, विड्रॉज यानी पीछे खिसक जाती है, बिहाइंड द ब्रोकन वॉल, टूटी हुई दीवार के, तो वह धीरे से टूटी हुई दीवार के पीछे खिसक जाती है। एंड ब्रिंग्स हर वेल क्लोजर टू हर फेस, और अपने घूंघट को और नीचे सरका लेती है, अपने चेहरे तक लाती है। एज कस्टम डिमांड्स, यानी कि जैसा कि रिवाज है, जैसा कि रीति रिवाज है, डॉटर्स इन लॉ मस्ट वेल दियर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स, कि बहुओं को अपने से बड़े पुरुषों के सामने जो है घूंघट रखना पड़ता था। इन दिस केस द एल्डर इज़ एन इम्पोवरेस्ड बैंगल मेकर, यानी कि यहाँ वो जो बूढ़ा व्यक्ति था वो भी एक चूड़ियाँ बनाने वाला ही था। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, यानी कि बहुत सालों तक कठिन परिश्रम करने के बावजूद भी, फर्स्ट एज अ टेलर, पहले तो एक टेलर के रूप में, पहले एक टेलर का काम करता था, देन अ बैंगल मेकर, उसके बाद वह चूड़ी बनाने वाले का काम करता था। ही हैज़ फेल्ड टू रिनोवेट अ हाउस, यानी कि इतना सब करने के बावजूद भी, एक टेलर के रूप में काम करने के बावजूद भी, यहाँ पे डिस्पाइट आया हुआ है। एक लंबे समय तक, कई सालों तक कठिन परिश्रम करने के बावजूद, एक टेलर के रूप में और एक बैंगल मेकर के रूप में, ही हैज़ फेल्ड टू रिनोवेट अ हाउस, वह अपने घर का नवीनीकरण कराने में असफल था। सेंड हिज 2 sons टू स्कूल, और अपने दोनों बेटों को स्कूल भेजने में भी असफल था। ऑल ही हैज़ मैनेज टू डू इज टीच दैम वॉट ही नोज़, वह केवल यही कर पाया था कि जो वह जानता था वह उन्हें सिखा पाया, यानी कि उन्हें केवल चूड़ियाँ बनाना ही सिखा पाया था। द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, यानी कि वह केवल उन्हें चूड़ियाँ बनाने की कला ही सिखा पाया था। इट इज़ हिज कर्म हिज डेस्टिनी, यानी कि यह उसका भाग्य है। सेज मुकेश's ग्रैंड मदर, मुकेश की दादी ने कहा कि यह उसका भाग्य है। Who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles, यानी कि जिसने अपने पति को, who has watched, जिसने देखा है, her own husband, अपने ही पति को, go blind यानी अंधा होते हुए, with the dust from polishing the glass of bangles, यानी कि कांच के चूड़ियों को पॉलिश करने वाले गर्द से, जिसने अपने पति को अंधा होते हुए देखा था। कैन अ गॉड गिवन लिनेज एवर बी ब्रोकन, लिनेज का मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि परंपरा, वंश या परंपरा कह सकते हैं, वंशागत जो होती हैं। कैन अ गॉड गिवन लिनेज एवर बी ब्रोकन, क्या ईश्वर द्वारा दिया गया जो परंपरा है उसे तोड़ा जा सकता है। उसकी दादी कहती है कैन अ गॉड गिवन लिनेज एवर बी ब्रोकन, क्या भगवान की दी हुई जो परंपरा है उसे तोड़ा जा सकता है। शी इम्प्लाइज, वह कहती है।
Born in the caste of bangles maker, they have seen nothing but bangles in the house. Born in the caste of bangles makers, यानी कि चूड़ियाँ बनाने वालों की जाति में पैदा होकर they have seen nothing but bangles, उन्होंने चूड़ियों के अलावा और कुछ भी नहीं देखा था. Bangles in the house यानी घरों में चूड़ियों के अलावा, in the yard यानी आंगन में, in every other house प्रत्येक दूसरे घर में, every other yard प्रत्येक दूसरे आंगन में, एवरी स्ट्रीट इन फिरोज़ाबाद और फिरोज़ाबाद की सभी गलियों में चूड़ियों के अलावा और उन्होंने कुछ भी नहीं देखा था. स्पायरल्स ऑफ बैंगल्स यानी कि चूड़ियों का बंडल, सनी गोल्ड यानी कि सुनहरी धूप जैसी, पैडी ग्रीन और धान जैसी हरी, रॉयल ब्लू यानी नीले रंग की, पिंक गुलाबी रंग की, पर्पल यानी बैगनी रंग की, एवरी कलर बॉर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो, और इंद्रधनुष से निकलने वाली सभी 7 रंग की चूड़ियाँ थी. लाई इन मून्स इन द अनकैम्प्ड यार्ड, यानी कि ये सभी चीज़ें उस अनकैम्प्ड यार्ड का मतलब उस गंदे आंगन में बिखरी हुई थी. आर पाइल्ड ऑन 4 व्हील्ड हैंड कार्ट्स, और उसे 4 पहिए वाला जो हाथ की गाड़ी होती, हाथ गाड़ी होती, 4 पहिए वाली जो हाथ गाड़ी होती है उसमें पाइल का मतलब उस पर ढेर लगाया गया, उस पर रखा जाता था. आर पाइल्ड ऑन 4 व्हील्ड हैंड कार्ट्स, और उसे 4 पहिए वाली हाथ गाड़ी पर रखा जाता था. पुश्ड बाय यंग मैन अलॉन्ग द नैरो लेन्स ऑफ द शैंटी टाउन. शैंटी टाउन का मतलब उसे उस गंदे कस्बे के पतली गलियों में लेकर एक युवक उसे चलता था. पुश्ड बाय अ यंग मैन, और एक नौयुवक उस हाथ गाड़ी को धक्का देते हुए चलता था. अलॉन्ग द नैरो लेन्स यानी पतली गलियों में, ऑफ द शैंटी टाउन उस पूरे गंदे कस्बे में. एंड इन डार्क हटमेंट्स, और एक अंधेरे कमरे में, नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प, यानी कि फ्लिकरिंग का मतलब जगमगाती हुई कह सकते हैं, ऑयल लैम्प का मतलब तेल के दिए के प्रकाश में, तेल के दिए की लौ के पास बैठकर, सिट्स बॉयज़ एंड गर्ल्स विद देयर फादर्स एंड मदर्स, यानी कि लड़के और लड़कियां अपने मम्मी पापा के साथ, वेल्डिंग पीसेज ऑफ कलर्ड ग्लास, यानी कि रंग बिरंगे कांच को जोड़कर, कांच के टुकड़ों को जोड़कर, इनटू सर्किल्स ऑफ बैंगल्स गोल चूड़ियाँ बना रहे थे. देयर आइज़ आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क दैन टू लाइट आउटसाइड, यानी कि उनकी आँखें उजाले की अपेक्षा अंधेरे में ज़्यादा अभ्यस्त हो गई थी. देयर आइज़ आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क दैन टू द लाइट आउटसाइड, उनकी आँखें बाहर के प्रकाश से अधिक अंधकार में ज़्यादा अभ्यस्त हो गई थी. दैट इज़ वाई दे ऑफन एंड अप लूजिंग दियर आई साइट बिफोर दे बिकम एडल्ट्स. दिस इज़ वाई, और यही वह कारण है कि वे प्रौढ़ होने से पहले ही, वयस्क होने से पहले ही वे अपने आँखों की ज्योति खो देते थे. सविता अ यंग गर्ल इन अ ड्रैप पिंक ड्रेस, यानी कि सविता एक छोटी लड़की, सविता इन अ ड्रैप पिंक ड्रेस, यानी कि एक भद्दे पिंक का मतलब गुलाबी कपड़ों में, भद्दे गुलाबी कपड़ों में एक लड़की, एक छोटी लड़की जिसका नाम सविता था. सिट्स अलॉन्ग साइड, यानी कि बगल में बैठी हुई थी. एन एल्डरली वुमेन, यानी कि एक बूढ़ी औरत के बगल में बैठी हुई थी. सोल्जरिंग पीस ऑफ ग्लास, और कांच के टुकड़ों को जोड़ रही थी. सोल्डरिंग पीसेज ऑफ ग्लास, और कांच के टुकड़ों को जोड़ रही थी. एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टंग्स ऑफ अ मशीन, यानी कि जब उसके हाथ एक मशीन के चिमटे के समान चल रहे थे, मशीन के समान चल रहे थे. आई वंडर, तो मैंने सोचा, इफ़ शी नोज़ द सैंक्टिटी ऑफ द बैंगल्स, क्या वह चूड़ियों के पवित्रता को पहचानती है, जानती है. इफ़ शी नोज़ द सैंक्टिटी ऑफ द बैंगल्स, क्या वह उन चूड़ियों की पवित्रता को जानती है. शी हेल्प्स मेक, जिसे वह बना रही थी. इट सिम्बलाइजेज एन इंडियन वुमेन्स सुहाग, यानी कि यह एक भारतीय महिला के सुहाग का प्रतीक है. यह एक भारतीय महिला के सुहाग का प्रतीक है. ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज, यानी कि शादी की पवित्रता है. यहाँ पे ऑस्पिशियसनेस का मतलब हम पवित्रता कह सकते हैं. इट विल डॉन ऑन हर सडनली, इट विल डॉन ऑन हर, यानी कि वह उसे अचानक पता चल जाएगा. इट विल डॉन ऑन हर सडनली वन डे, एक दिन उसे अचानक पता चल जाएगा. डॉन ऑन यहाँ पे एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब अचानक से पता चलना.
इट विल डॉन ऑन हर सडनली वन डे, एक दिन उसे अचानक ये सब पता चल जाएगा, व्हेन हर हेड इज़ ड्रैप्ड विद रेड वेल, यानी कि जब उसके सिर पर लाल रंग की घूंघट होगी, जब उसके सिर पर लाल घूंघट होगी यानी कि लाल चुनरी होगी। हर हैंड्स डाइड रेड विद हिना, और जब उसके हाथों में मेहंदी लगेगी, उसके हाथ मेहंदी से लाल हो जाएंगे। एंड रेड बैंगल्स रोल्ड ऑन टू हर रिस्ट, और जब उसकी कलाई में लाल चूड़ियाँ होंगी तो एक दिन उसे इसकी पवित्रता का भी पता चल जाएगा। शी विल देन बिकम अ ब्राइड, तब वह एक दुल्हन बन जाएगी। लाइक द ओल्ड वुमेन बिसाइड हर, यानी कि उस बूढ़ी औरत की तरह जो उसके बगल में बैठी हुई थी। हु बिकेम वन मेनी ईयर्स एगो, जो कई सालों पहले दुल्हन बनी थी। शी स्टिल हैज़ बैंगल्स ऑन हर रिस्ट, यानी कि अभी भी उसके कलाई में चूड़ियाँ थी। बट नो लाइट इन हर आइज़, लेकिन उसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, शी सेज इन अ वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय, यानी कि उसने ऐसे आवाज़ में कहा जैसे उसका आनंद ही समाप्त हो गया हो। ड्रेन्ड ऑफ जॉय यानी कि जिसमें कोई आनंद ही ना हो, ऐसी आवाज़ में वह कहती है कि एक वक्त से हमने जो है पेट भर खाना नहीं खाया है। शी हैज़ नॉट एन्जॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम, यानी कि वो अपने पूरे जीवन काल में कभी भी पेट भर खाना नहीं खाई है। दैट्स वॉट शी हैज़ रिपीटेड हर हस्बैंड एन ओल्ड मैन विद अ फ्लोइंग बियर्ड, उनका जो पति था वो लहराती हुई दाढ़ी वाला एक बूढ़ा व्यक्ति था। सेज, वह कहता है, आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, मैं चूड़ियों के अलावा कुछ नहीं जानता हूँ। यानी कि उसका पति जो लहराती हुई दाढ़ी वाला एक बूढ़ा व्यक्ति था, वह कहता है कि आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, मैं चूड़ियों के अलावा और कुछ नहीं जानता हूँ। ऑल आई हैव डन इज़ मेक अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन, मैंने जो कुछ भी किया है पूरे जीवन काल में, मैंने जो भी कुछ किया है वो मैंने एक घर बना दिया है जिसमें ये परिवार रहता है। तो उसने कहा कि तो वो कहता है कि मैंने अपनी लाइफ में कम से कम एक घर तो बना दिया है जिसमें पूरा परिवार रह सकता है। हियरिंग हिम, यानी कि उनकी बातों को सुनकर, वन वंडर्स, कोई भी व्यक्ति यह सोचता है, इफ़ ही हैज़ अचीव्ड व्हाट मेनी हैव फेल्ड इन दियर लाइफ टाइम, क्या उन्होंने वो हासिल किया है जिसे कई लोग अपने पूरे जीवन काल में प्राप्त करने में असफल होते हैं। ही हैज़ अ रूफ ओवर हिज हेड, कम से कम उनके सिर पर छत तो है। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनी थिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, नॉट इवन एनफ टू ईट, रिंग्स इन एवरी होम। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी, यहाँ पे हम क्राई का मतलब कह सकते हैं कराह, जो कराहते हैं लोग। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी, यानी कि पैसा ना होने की कराह। टू डू एनी थिंग, कुछ भी करने के लिए पैसा ना होने की कराह। एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, यानी कि चूड़ियाँ बनाने के बिजनेस के अलावा और कोई काम करने के लिए पैसे ना होने की। नॉट इवन एनफ टू ईट, और खाने के लिए भी पर्याप्त ना होने की कराह। रिंग्स इन एवरी होम, सभी घरों में गूंजती थी। रिंग्स इन एवरी होम, सभी घरों में गूंजती थी। द यंग मैन इको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, यानी कि जो नवयुवक थे वो अपने बड़ों के ही काम को दोहरा रहे थे। द यंग मैन इको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, जो युवा लोग थे वो अपने बुज़ुर्गों के दर्द को ही प्रतिध्वनित करते हैं, यानी पुनः ध्वनित करते हैं। कहने का मतलब जो युवा लोग हैं वो अपने बड़ों के ही काम को दोहरा रहे हैं। लिटिल हैज़ मूव्ड विद टाइम, यानी कि समय के साथ साथ कुछ भी नहीं बदला है। लिटिल, केवल लिटिल यहाँ पे है, इसके पहले कोई आर्टिकल नहीं आया है तो इसका नेगेटिव सेंस है, ना के बराबर। लिटिल हैज़ मूव्ड विद टाइम इट सीम्स इन फिरोज़ाबाद, ऐसा लगता है कि फिरोज़ाबाद में समय के साथ साथ कुछ भी नहीं बदला है। ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग टॉयल हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव एंड द एबिलिटी टू ड्रीम, यानी कि दिमाग को शून्य कर देने वाला वर्षों का परिश्रम हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव एंड एबिलिटी टू ड्रीम, ऐसा लगता है कि उनके सपने देखने की क्षमता को मार दिया है। उनके पहल करने की, इनिशिएटिव का मतलब कुछ नया करने की, कुछ पहल करने की, और सपने देखने की क्षमता को मार दी है। वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्व्स इंटू अ कोऑपरेटिव, आई आस्क अ ग्रुप ऑफ यंग मैन,
यानी कि मैं नवयुवकों से पूछती हूँ, मैं नवयुवकों के समूह से पूछती हूँ कि आप लोग एक सहकारी समिति क्यों नहीं बनाते हैं। मैं नवयुवकों के समूह से पूछती हूँ कि आप लोग एक सहकारी समिति क्यों नहीं बनाते हैं। Who have fallen into the vicious circle of middlemen who trapped their fathers and forefathers। तो who have fallen into the vicious circle यानी कि जो इस कुचक्र में पड़ गए हैं of middlemen यानी कि उन बिचौलियों के, middlemen का मतलब बिचौलिए कह सकते हैं, जो उन बिचौलियों के कुचक्र में फंस गए हैं। who trapped their fathers and forefathers जिन्होंने अपने पूर्वजों को इसमें फंसाया था। इवन इफ़ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड, अब वो जो यंग मैन का एक ग्रुप था वो कहते हैं कि इवन इफ़ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड, हम भले ही संगठित हो जाएं, वी आर द वंस हु विल बी हॉल्ड अप बाय द पुलिस। यदि हम संगठित भी हो जाते हैं तो हमें पुलिस के द्वारा घसीटा जाएगा, बीटन एंड ड्रैग टू जेल, पीटा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। फॉर डूइंग समथिंग इलीगल यानी कि गैर कानूनी काम करने के लिए हमें हॉल्ड अप, हमें ही घसीटा जाएगा पुलिस के द्वारा, पीटा जाएगा और जेल में ले जाया जाएगा। दे से वे कहते हैं। देयर इज़ नो लीडर अमंग देम, उनमें कोई भी नेता नहीं था। देयर इज़ नो लीडर अमंग देम, उनमें कोई भी आगे चलने वाला नहीं था। नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली, यानी कि ऐसा कोई नहीं था जो चीज़ों को अलग तरीके से देख सके। Their fathers are so tired as they are, उनके पिता भी उतने ही थके हुए थे जितने कि वे थे। They talk endlessly in a spiral, स्पायरल का मतलब होता है कुंडली नुमा, यानी कि बहुत घुमा फिरा कर। वे घंटों तक, इस endlessly का मतलब लगातार, वे ऐसी बातें करते थे, ऐसी घुमा फिरा के बात करते थे। That moves from poverty to apathy, जो गरीबी से उदासीनता तक, टू ग्रीड और उदासीनता से लालच तक, एंड टू इनजस्टिस और लालच से अन्याय तक पहुंच जाती थी। लिसनिंग टू देम आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स, यानी कि उनकी बातें सुनकर मुझे दो संसार दिखाई देते हैं। उनकी बातें सुनकर मुझे दो अलग अलग संसार दिखाई देते हैं। वन ऑफ द फैमिली कॉट इन अ वेब ऑफ पॉवर्टी, एक ऐसा परिवार जो गरीबी के जाल में फंसा हुआ है। बर्डनड बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट, यानी कि जाति के कलंक का बोझ है, जिस पर जाति के कलंक का बोझ है। स्टिग्मा का मतलब यहाँ पे कलंक है। इन विच दे आर बॉर्न, जिस जाति में उन्होंने जन्म लिया है उसके कलंक का बोझ है। द अदर अ विशियस सर्कल ऑफ द साहूकार्स, और दूसरा जो दूसरे तरह के लोग हैं, दूसरे तरह का जो संसार है वो ऐसे लोग हैं। द विशियस सर्कल ऑफ द साहूकार्स, यानी कि साहूकारों का कुचक्र। द मिडिल मैन यानी बिचौलियों का। द पुलिस मैन पुलिस वालों का। द कीपर्स ऑफ लॉ यानी कि कानून लागू करने वालों का। ब्यूरोक्रेट्स का मतलब है नौकरशाहों का। एंड द पॉलिटिशियंस, और राजनेताओं का कुचक्र है। दो तरह के लोग इनके दिमाग में आते हैं। एक तो ऐसे लोग जो बिल्कुल गरीबी के तले दबे हुए हैं, गरीबी के जाल में फंसे हुए हैं और अपने जाति के कलंक के बोझ तले दबे हुए हैं। और दूसरे उस तरह के लोग जो साहूकार हैं, जो बिचौलिए हैं, जो पुलिस वाले हैं, जो कानून लागू करने वाले हैं, और जो नौकरशाह हैं और जो राजनेता लोग हैं। ये दो तरह का संसार उन्हें दिखाई देता है लेखिका को। टुगेदर दे हैव इम्पोज द बैगेज ऑन द चाइल्ड, यानी कि ये दोनों साथ साथ मिलकर बच्चे के ऊपर, बैगेज का मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं भार लादे हुए हैं। ये दोनों साथ मिलकर बच्चों के ऊपर भार लादे हुए हैं। दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, जिसे वह उतार नहीं सकता है। बिफोर ही इज़ अवेयर, इससे पहले कि उसे एहसास हो, ही एक्सेप्ट्स इट एज नेचुरली एज हिज फादर, वह इस काम को उतने ही स्वाभाविक रूप से स्वीकार कर लेता था जैसे उसके पूर्वजों ने किया था, जैसे उसके पिता ने किया था। टू डू एनी थिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, टू डू एनी थिंग एल्स यानी कि इसके अलावा कोई और काम करना, वुड मीन टू डेयर एक चुनौती जैसा था। एंड डेयरिंग का मतलब यहाँ पे चुनौती है, और चुनौती उनके परवरिश का अंग नहीं है। ग्रोइंग अप का यूज़ यहाँ पे किया गया उनके परवरिश के लिए। व्हेन आई सेंस अ फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश, जब मैं मुकेश में कुछ अलग करने की चमक देखती हूँ, आई एम चीयर्ड, तो मैं खुश हो जाती हूँ। आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक, ही रिपीट्स,
वह फिर से कहता है कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। ही विल गो टू अ गैराज एंड लर्न। वह गैराज जाएगा और सीखेगा। बट द गैराज इज़ अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम। लेकिन गैराज उसके घर से बहुत अधिक दूर है। आई विल वॉक, ही इंसिस्ट। और वह जोर देकर कहता है कि मैं पैदल ही जाऊँगा। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन। यानी कि लेखिका पूछती है कि क्या तुम्हें हवाई जहाज़ उड़ाने का भी सपना है। ही इज़ सडनली साइलेंट। तो वह अचानक से चुप हो गया। नो, ही सेज स्टेयरिंग एट द ग्राउंड। और वह ज़मीन पर घूरते हुए कहता है कि नहीं। इन हिज स्मॉल मर्मर देयर इज़ एन एम्बेरसमेंट। और उसकी बड़बड़ाहट में एक शर्मिंदगी थी। दैट हैज़ नॉट येट टर्न इनटू रिग्रेट। जो अभी पश्चाताप में नहीं बदली थी। दैट हैज़ नॉट येट टर्न इनटू रिग्रेट। जो अभी पश्चाताप में नहीं बदली थी। ही इज़ कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स। यानी कि वह कारों का ही सपना देखने में संतुष्ट था। दैट ही सीज हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ हिज टाउन। जिसे वह अपने कस्बे की गलियों में तेज़ी से गुजरते हुए देखा करता था। फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोज़ाबाद। क्योंकि फिरोज़ाबाद के ऊपर से बिल्कुल ना के बराबर ही एयरप्लेन्स उड़ते थे, हवाई जहाज़ उड़ते थे। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स अगर देखा जाए तो इस पूरे लेसन में उन छोटे बच्चों की दयनीय स्थिति बताई गई है जो अपनी गरीबी की वजह से अपने बचपन को एंजॉय नहीं कर पाते हैं। आई होप आपको ये पूरा लेसन अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसके बाद हम आपको इसका क्वेश्चन आंसर का वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।